हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही अच्छे और तंदुरुस्त रहिएगा। दोस्तों, कल आपने ऑल इंडिया रैंक 03 प्रखर अवाश ने इनका यस वीडियो देखा। और आज हमारे साथ ऐसी एक सेलिब्रिटी है जो ऑल इंडिया रैंक 5, यस, ये फाइनल लेवल पे उन्होंने स्कोर किया है। और वो आज इंस्टीट्यूट के स्टार्ट और वी स्मार्ट एकेडमी के भी स्टार है। दोस्तों, यस, आई वांट टू वेलकम यहाँ यश तिब्रेवाल। थैंक यू सो मच सर। यश, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस ये जो हमारा डिस्कशन है, इस डिस्कशन से आपको बहुत सारा इंसाइट मिलेगा। यस, यहाँ पे हम यस से बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे स्पेशली फाइनल लेवल पे उन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है, तो इसके लिए जो है उन्होंने किस तरह से पढ़ा है, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया है, और स्पेशली एग्जाम के आखिरी में अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया, ये सारी बातें यश इससे समझने की कोशिश करेंगे। यश, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अगेन सर। क्रेडिट यश, क्रेडिट गोज टू यू सर। थैंक यू यश। हम तो यहाँ सबको गाइड करते हैं, बट मेहनत आप करते हो यश, और आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये ऑब्वियसली यहाँ घर में सारी खुशियाँ होगी और मम्मी पापा तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई यश। थैंक यू सर। यश, थोड़ा आप विस्तार में बताइए, कल जब रिजल्ट लगा, उसके पहले उसके बाद में आपके इमोशंस क्या थे, घर में माहौल कैसा हुआ। यस, सब जानना चाहेंगे यहाँ पे। सर तो मैं और मम्मी यहाँ पे एक बहुत फेमस कोलकाता में मंदिर है, हम लोग हम्म। सुबह 8:30 बजे वहां चले गए थे। तो हम्म। धक धक तो रात से ही हो रही थी, सो पाया नहीं बिल्कुल। फिर वहां पे जाने के बाद और जोर से धक धक होने लगी। हम्म। फिर 9 बज गया, 9:30 बज गया, 10 बज गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। फिर हम्म। 10:30 को मैंने मम्मी को बोला कि मेरे ख्याल से लेट ही होगा, घर चलते हैं। तो मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, रुक जाओ, 10-15 मिनट और रुक जाओ। और उसके ठीक 5 मिनट्स बाद मैंने रिफ्रेश क्लिक किया, वहां पे आया सीए फाइनल में 23 रिजल्ट्स। रोल नंबर मैंने पुट किया अपना, तो सबसे पहले नजर गया दो येलो डिजिट्स पे, पास पास। तो सबसे पहले मैंने बोला थैंक गॉड, ये तो निकला। उसके हम्म। बाद मैंने देखा टोटल, तो टोटल था वहां करीबन 562। हम्म। तो फिर तब मुझे क्लिक किया कि इतने में मे बी रैंक होना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि अराउंड 20, मे बी 30-40 वैसा कुछ रैंक हो सकता है। तो फिर मैं मेरिट लिस्ट में जाके चेक किया, तब फिर वहां देखता हूँ 5 लिखा हुआ। तो मैं और एक दो बार देखा कि ये 5 है, 5 ही है ना। तो फिर जाके मम्मी को मैंने बोला। फिर हम लोग दोनों बहुत खुश हुए, मम्मी पापा सब घर वाले सब बहुत खुश हुए। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सर, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। ग्रेट ग्रेट। ये सच में आपने बहुत मेहनत की और झंडे गाड़ दिए आपने कि ऑल इंडिया रैंक 5 हुई, बहुत बड़ी बात है यश। यस, ये आपका पढ़ाई का अप्रोच कैसा था, आप पहले से ही रैंकर स्टूडेंट थे या फिर आपने मैराथन फाइनल में ही मार दिया रैंक का। सर ये मैराथन तो फाइनल में ही हुआ पास। उसके पहले इंटर तक स्कोर्स अच्छे थे, लेकिन नॉट इवन नियर टू अ रैंक। फाइनल में स्ट्रेट अवे आई एम बीइंग अ रैंकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रोफेशनल करियर। स्कूल्स में हाँ, टॉप 10 में कभी, टॉप 15 में कभी, लेकिन नेवर इन द टॉप 5 और टॉप 3। सर क्लास 1 में एक बार थर्ड आया था। अब उसको भी मैं तो अचीवमेंट ही मानता हूँ। क्लास 1 के बाद सीधा अभी सीए फाइनल। अच्छा, यश, मेरा एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। मैं 12th जनरल साइंस में था, और जनरल साइंस में मेरे मैथ्स के टीचर ने बोल दिया था कि अगर भट्टड़ का पेपर अच्छा गया तो सबका पेपर अच्छा गया। तो ये ऐसी कंडीशन थी, लेकिन पढ़ाई के बारे में सीरियस हुआ 12th के बाद। तो यस, कभी कभी लाइफ आगे फ्यूचर में ऐसा टर्न लेती है कि हमें भी नहीं पता चलता। और यस, आपने जो फाइनल में यस मैराथन मार दिया और डायरेक्टली ऑल इंडिया रैंक 05 लाया, यस बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। यश, आपने कैसे क्लासेस खत्म किए थे, कैसे पढ़ाई जो है आपने कंप्लीट की थी, कितने दिन पहले क्लासेस खत्म हुए थे, फिर रिविजन्स कितनी की आपने, और
ये स्पेशली एग्जाम के लास्ट मंथ में या 1.5 डे में आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? सर तो बेसिकली मेरा एम था, मैंने आपका एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लिया था क्योंकि आर्टिकलशिप के वजह से टाइम का शॉर्टेज डे 1 से चल रहा था। तो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स मेरा एम था कि मैं स्टडी लीव था 4 मंथ्स का, तो मेरा तो एम था कि 4 मंथ्स के पहले एटलीस्ट सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए सारे सब्जेक्ट के, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। एग्जाम लीव के भी फर्स्ट 20 to 25 डेज मुझे क्लास कंप्लीट करने में लग गए, और मैं उस टाइम मतलब लास्ट में सबसे मैंने आईडीटी लिया था, तो इनफैक्ट उस टाइम आईडीटी चल रहा था मेरा। तो फिर मैंने फर्स्ट तो आपके 3 बड़े बड़े बुक है उससे पढ़े, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने एकदम सारा एडवाइस जो आप दे रहे थे वही फॉलो किया डे 1 से। और सबसे बड़ा मोटिवेशनल आपका जो लाइन था, इस बार 80 पार, उससे बस 2 नंबर पीछे छूट गया, 78 आया मुझे आईडीटी में, लेकिन उसके लिए भी सर आपको थैंक्स। फिर उसके बाद सर मेरा एम था कि एटलीस्ट 2 रिविजन्स हो जाए और 3rd हो जाए तो वो बोनस। तो फिर मैंने आप सीधा आपके चार्ट बुक को रेफर किया, आई डिड नॉट सी एनी अदर बुक, सीधा चार्ट बुक से कस्टम्स का भी चार्ट बुक, आईडीटी का भी चार्ट बुक, उससे मैंने रिवाइज किया। और फिर स्पेशली आपके 3 क्वेश्चनर्स है, 2 आईडीटी 1 कस्टम के, तो मेरा एम था कि मैं जितना हो सकूं उसको सॉल्व करूं। तो फर्स्ट टाइम मैंने फुल तीनों को सॉल्व किया, ईच एंड एवरी सम, मतलब नॉट लिख के, थोड़ा बहुत, मेजॉरिटी 80% देख के सॉल्व करके, वर्बली या स्क्रिबल करके। उसके बाद सेकंड मैंने मार्क कर लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ट्रिकी क्वेश्चंस जो मेरे को क्लिक नहीं कर रहे थे या जो मुझे बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो वो सब सम्स को मैंने सेकंड रिवीजन में देखा। और फिर थर्ड रिवीजन के पहले एग्जाम के पहले मुझे 1.5 दिन में जो मिला टाइम, उसमें फिर से मैंने बस चार्ट बुक पढ़ा, पूरा चार्ट कवर करने का कोशिश किया, और सर बस रिजल्ट्स आपके सामने। तो चार्ट बुक और क्वेश्चनर आपको बहुत हेल्प हुआ आखिरी में। बिल्कुल सर, सेवियर थे वो। यस तो दोस्तों, मैं आप सभी को कहता हूँ कि रेगुलर बुक आप एक बार क्लास के साथ अगर अच्छे से पढ़ लो और बाद में आपने चार्ट बुक और मेरा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ एक पूरा सब्जेक्ट है अगर उसको अच्छे से पढ़े तो तो ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। सो जहाँ तक देखा जाए, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपने फर्स्ट रीडिंग कब तक कंप्लीट कर दिया था एग्जाम के पहले? सब फर्स्ट रिवीजन मेरे को लग गया था ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज फॉर एवरी सब्जेक्ट, तो अप्रोक्स 2 मंथ्स तो फर्स्ट रीडिंग में लग गया। उसके बाद टाइम हाफ होते गया, जैसे सेकेंड रिवीजन अराउंड 30 डेज में, मतलब मेरा टारगेट रहता था कि इतने दिन में, फॉर एग्जांपल 4-5 डेज में जितना हुआ करूं, उसके बाद अगले में बढ़ूं, फिर अगर कुछ बोनस टाइम मिले तो उसमें पेंडिंग करूं। तो मेरा एम वही रहता था, करते रहूं और बीच में ब्रेक्स कमती हो, पूरा फोकस एक बार वहीं पे रहे। एक बार में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, जैसे पर्सनली ये मेरा प्रेफर्ड चॉइस है, जैसे एक ही सब्जेक्ट में पूरे दिन पढ़ना प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट इनटू 2, जैसे बहुत जन करते हैं। लेकिन पर्सनली मेरे लिए मेरा फोकस अगर एक जगह पे है तो वो मुझे ज्यादा हेल्प करता है। तो मैं 8 डेज 10 डेज एक ही सब्जेक्ट अगर लेके बैठता था तो उसको पहले कंप्लीट करता था, उसके बाद ही सेकंड में मैं जंप करता था। तो इस तरीके से बस सारे सब्जेक्ट्स को मैंने प्रोसीड किया। तो इसमें यश ऐसा हो जाता है कि जब पहला सब्जेक्ट तुमने किया और उसके 2 महीने बाद उसका रिवीजन आ रहा है, तो इसमें आपको याद करने में कोई दिक्कत जाती थी? सब प्रैक्टिकली जब चालू किया था मैंने, तो मुझे लगा था कि ईच एंड एवरीथिंग याद रहती है, पर फिर जाके हार्ड रियलिटी मुझे पता चला कि नहीं याद रहती है ईच एंड एवरीथिंग, याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल। पर क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट वाइज ग्रास्प है, कॉन्सेप्चुअली टॉपिक समझ में आया है, क्लासेस करते वक्त जैसे चार्ट्स बनाने से वो एक बैक ऑफ द माइंड मेरे ख्याल से फिट हो जाता है, तो वो रिकॉल करने में टाइम ज्यादा नहीं लगती है, रिकॉल जल्दी हो जाती है। तो भूलना तो ऑब्वियस है, भूलना तो है ही, लेकिन वही जल्दी ग्रास्प हो जाता है। फर्स्ट टाइम रीड करते वक्त चार्ट से कनेक्ट हो गए और सेकंड टाइम वो पूरा सब कुछ ही आपको याद आ गया होगा। बिल्कुल सर। तो यश, जैसा आखिरी के जो 1 महीना होता है, आखिरी के 1 महीने में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, क्योंकि सी एग्जाम है, इंडिया की टफेस्ट एग्जाम है, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस भी होता है, बहुत निगेटिविटी होती है। तो आपने कैसे हैंडल किया इस बात को? सर स्ट्रेस तो बहुत थी, एग्जाम के दिन स्पेशली 4 महीने एक तरफ है, एग्जाम के 18 दिन एक तरफ। वो 18 दिन से
सोने में भी बहुत दिक्कत हुई, नींद ही नहीं आता था। लेकिन स्ट्रेस तो सर होना इनएविटेबल है। पर मैं पर्सनली क्या करता था, मैंने एक सिंपल बाइक गेम डाउनलोड करके रखा था। बीच बीच में अच्छा। जाके फोन में वो गेम थोड़ा देरी खेल लेता था, 10 मिनट थोड़ा रिफ्रेश हो जाता था। रात में कहीं एक बार 10-15 मिनट के लिए नीचे वॉक करके आ जाता था, सन्नाटा अकेला में, एक दो गाने सुन लेता था। और थकान तो बहुत होती थी सर, हर दूसरे दिन मन करता था कि अब और कितना पढ़े, क्विट करने का मन करता था। लेकिन बस बस थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मैं एक थोड़ा पुश अपने आप अंदर से लाने की कोशिश करता था कि इंटरनली मोटिवेशन आए, चाहे वो थोड़े म्यूजिक सुन के आए या रेस्ट करके आए, गेम खेल के आए, फिर मैं फिर से फ्लो को बनाए रखने का कोशिश करता था। अच्छा, तो यश जैसे रैंक जब पेपर आपके एग्जाम खत्म हुए तो ऐसा लगा कि आप आपको पेपर देने के बाद क्या आपका असेसमेंट रहा? आपको लगा था कि आप रैंक में आ जाओगे या पेपर बहुत अच्छे गए? सर असेसमेंट ये था कि हाँ, अंदर से मुझे पता था कि अच्छे गए हैं पेपर। लेकिन जब तक बाहर नहीं आता, मैं पर्सनली हमेशा से डे वन से कुछ ज्यादा बाकियों को नहीं बताता। कोई अगर पूछता है कैसा गया तो मैं बोलता हूँ अच्छा गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रहता है कि जब तक नहीं आए मत बताओ। तो फीलिंग अच्छी थी पेपर्स देने के बाद। थोड़े पेपर्स टफ आए थे नो डाउट इस टाइम। और फिर कुछ कुछ पेपर में एंड का थोड़ा छूट भी, टाइम मैनेजमेंट करने में भी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन सर मेरा फोकस मेन रहता था एग्जाम में, मैंने प्रेजेंटेशन पे फोकस देने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मेरा एम रहता था कि सामने वाले को चेक करने में ज्यादा ट्रबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रबल होगा तो मे बी उनसे मिस हो जाएगा, मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा एम प्रेजेंटेशन में भी इक्वली रहा। फिर टाइम मैनेजमेंट में तो फाइनल्स के एग्जाम में इशू थोड़ा होता है, पर इफ जो लिख रहे हैं उसमें श्योर होके लिखना चाहिए, और बाकी जितना पेपर कंप्लीट हो जाए उतना बोनस। अच्छा, तो जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है यश कि पहला पेपर बहुत अच्छा रहा या फिर बिगड़ गया तो उसके बाद में मूड ऑफ हो जाता है और सेकंड पेपर का तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो आप क्या सारे स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहोगे कि इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए? सर ये एक नेचुरल अंदर से आता है। आफ्टर एग्जाम्स की कैसा गया, घर आके मन करता है कि चेक करे कि सही लिखा है नहीं लिखा है, या इसका मैं नहीं लिख पाया तो इसका आंसर क्या था। फिर मान लीजिए जैसे मुझे पर्सनली एसएफएम के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत एक सिली मिस्टेक कर दिया था। ऐड करने के जगह लेस करने की जगह मैंने ऐड कर दिया था। तो बेसिक बहुत ही सिली मिस्टेक था, पर वो 8 मार्क का सम था। बाकी उसके वजह से वो सम भी कंप्लीट नहीं हुआ और टाइम भी एक्स्ट्रा लगा। और घर आने के बाद सर ऑब्वियसली थोड़ा रिग्रेट होता है, माइंड जाता है उसके प्रति कि क्यों, कि कैसे हो गया, क्यों हुआ, ये राइट हो जाना चाहिए था। लेकिन सर वो एक बहुत नेचुरल चीज है। अब नेक्स्ट एग्जाम में फोकस करने का पूरा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो तो हो गया जो होना था, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। मेरा फिर एम रहता था कि अच्छा कोई नहीं, इसमें 5-6 मार्क आगे पीछे हो गया तो मैं आगे वाले पेपर में उसको कॉम्पेंसेट करने का ट्राई करता था। तो ये एम से मैं आगे बढ़ता गया। 8 डेज बहुत टफ थे नो डाउट, बहुत ही मुश्किल डेज थे, लेकिन एंड ऑफ द डे आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो एवरीथिंग वाज वर्थ इट। यस यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और ये अच्छी बात थी आपकी कि आपने अगर पेपर बिगड़ भी जाए या कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़े कि नहीं अब मैं नेक्स्ट पेपर में ये कवर करूंगा। ये अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी आपने टाइम पे संभाली और उसको कंटिन्यू किया। थैंक यू सर। यश, यस, पर्सनल लाइफ कैसी रही सीए करते वक्त आपकी? सब बहुत मुश्किल है वैसे तो, सबको पता है पर्सनल लाइफ और सीए लाइफ को मैनेज करना। दोस्तों से बहुत गालियां पड़ती है, स्पेशली जो सीए नहीं कर रहे, वो रिलेट नहीं कर पाते। ये आता नहीं है, कभी मिलता नहीं है, मना कर देता लास्ट मोमेंट में प्लान में, कहा नवाब हो गया, मिलना नहीं चाहता है। लेकिन सर थोड़े तो सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। सही है, सैक्रिफाइसेस मतलब मेरा एक और मोटो रहता था कि इफ आई लुक एट द बिगर पिक्चर, अगर आफ्टर ऑल दी सैक्रिफाइसेस अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो लोग तो समझ ही जाएंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा था, क्यों नहीं निकल रहा था, और सब एंड में सब वर्थ इट है ही सर। तो ये 5 आज थोड़े आपने वो, हाँ हाँ, यस यस, थोड़े सालों का सैक्रिफाइस है नो डाउट,
लेकिन वही बात है सर, 2 इयर्स का सैक्रिफाइस या 1 ईयर का सैक्रिफाइस आगे के 10 इयर्स 15 इयर्स के लिए वे पेव कर देता है। तो वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आज दोस्तों रिजल्ट देख रहे हो, यश ने सेक्रीफाई किया और सीए में सभी जो भी स्टूडेंट सीए कर रहा है बहुत कुछ सेक्रीफाई करता है, और आज आप यश का रिजल्ट देख रहे हो। तो दोस्तों यस, मेहनत रंग लाती है, ये बात बिल्कुल सही है और यश ने वो कर दिखाया। यश, सारे जो स्टूडेंट यहाँ हमें देख रहे हैं, आप इनको क्या गाइड करना चाहोगे, स्पेशली फाइनल लेवल पे दोनों ग्रुप में कैसी पढ़ाई करना है, क्या आप इनको क्या कहना चाहोगे? सर मेरे हिसाब से आईक्यू तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इसमें इमोशनली स्ट्रेस बहुत होता है, एंजाइटी, नर्वसनेस, फिर एक नर्वस एक्साइटमेंट सब होता है, लेकिन उसको एक इंटरनली मैनेज करने की कोशिश हमेशा करते रहनी पड़ती है। अगर इमोशनली आप उसको मैनेज कर लेते हो तो ऑब्वियसली टेक्निकल स्टडीज में भी ध्यान ज्यादा लग पाती है। और मेरा एक और एडवाइस रहेगा कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नंबर ऑफ रिविजन्स, कि मेरे दोस्त का तो 3 रिवीजन हो गया है, मेरा 2 ही हुआ है, उसका तो दूसरा चल रहा है, मेरा पहला चल रहा है, मैं खुद पर्सनली रिफ्रेन करता था दोस्तों से ये सब टॉपिक में बात करना जो जो सीए दे रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है, बस टेंशन और बढ़ जाता है। हाँ, और सही सही हमेशा फोकस रहना चाहिए कि अगर एक भी रिवीजन हो रहा है, 2 रिवीजन हो रहा है, तो उसमें वैसा एक क्वालिटी के साथ कम से कम वो खत्म हो, इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी देखना कि मैं सब कवर कर लूं एकदम सारे ईच एंड एवरी ए टू जेड। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक है कि क्वालिटी से करे। तो 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, ये सब माइंड में गेम्स है, क्वालिटी मेरे ख्याल से इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि क्लासेस में ध्यान देके एक बार बस फोकस करना चाहिए कि सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि बहुत जन मेरे भी दोस्त लोग भी करते हैं, जैसे कि जब मेरा 4 या 5 क्लास खत्म हो रहा था, उनका 8 हो रहा था या 10 हो रहा था, तो मेरा यही रहता था कि मैं रश नहीं करूंगा क्लासेस को। अगर दिन में 1 होता है तो 1 सही, वीकेंड्स में 2 हो पा रहे तो 2 सही। स्पीड वॉच मैं लिमिटेड करने का कोशिश करता था, ज्यादा स्पीड नहीं करने का कोशिश करता था, क्योंकि पर्सनली फिर मैं ग्रास्प नहीं कर पाता था। तो बस वही फोकस रहा है सर डे 1 से, कि क्लासेस में कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्गर करूं, उसके बाद रिवीजन में वो कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करूं, सेल्फ नोट्स बनाऊं छोटा छोटा, और उसके थ्रू जितना कवर अच्छे क्वालिटी के साथ कवर हो पाए वो करूं, और एग्जाम में जाने के बाद वही चीज जो जो उस टाइम पे क्लिक हो पा रही है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूं। तो ये ग्रेट मेरा फोकस रहा था सर। ग्रेट ग्रेट। तो यश, जीएसटी के बारे में क्या अच्छा लगा आपको? सर जीएसटी इन इटसेल्फ बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एनी डे बिजनेस में या पर्सनल ट्रांजैक्शंस में हमेशा यूज में आता है, ऐसा सब्जेक्ट है। और कस्टम्स भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं तो कहूंगा। उसमें अगर एक बार अच्छे से पढ़ लो तो वो उसमें अच्छा स्कोर और आ सकता है। तो सब्जेक्ट वाइज बहुत इंटरेस्टिंग, और जिस तरीका से आप स्पेशली पढ़ाते हो जोश से, तो वैसे और इंटरेस्ट आ पाता है उसमें, कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और सर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ, रैंक का एक बहुत बड़ा रीजन है लास्ट के 2 पेपर्स इंक्लूडिंग एसएफएम, तीनों में मैं अराउंड मेरा 70 78 ऐसे आया है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एमसीक्यू में भी फोकस रहना चाहिए कि जितना हो सके आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां अगर इफ यू आर राइट यू आर राइट, कोई मार्क्स काटने का स्कोप नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आगे पीछे होने का स्कोप रहता है 70 मार्क्स में, पर अगर ये 30 मार्क्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए तो पेपर का नंबर बढ़ने का चांसेस और बढ़ जाता है, मार्क्स और अच्छे आने के चांसेस हो जाते हैं। और मैं हमेशा एमसीक्यू को स्टार्टिंग में पकड़ता था एग्जाम के, सबसे पहले एमसीक्यू खत्म करता था, चाहे उसमें 40-50 मिनट्स भी लग जाए, लेकिन मैं रश नहीं करता था कि लास्ट में मैं करूंगा, टाइम फिर जितना मिला उसको हड़बड़ी में करूं। क्योंकि मेरा बिलीफ ये था कि ये स्कोरिंग पार्ट है एमसीक्यू, इसको पहले करो और जितना करेक्ट हो सकता है पहले उसको फोकस करो, बाद में डिस्क्रिप्टिव में बैठो। तो ये मेरा अप्रोच था सर। तो जैसे जीएसटी में रेगुलर नोट्स, चार्ट्स, क्वेश्चनर,
तो आपको तीनों में से क्या अच्छा लगा? सर चार्ट्स तो एनी डे सेवियर है। चार्ट से लास्ट 1.5 दिन में वो घबराहट नहीं होती है कि कैसे कवर करूं, कैसे कवर करूं, क्योंकि एक दो बार जैसे 2 बार एटलीस्ट मेरा रिवीजन चार्ट से हुआ था और एग्जाम के पहले एक बार हुआ था, तो वो कवर करने में कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले तो कवर करने में कमती इशू होता है। वैसे वास्ट तो हर एक कोर्स है सीए में, आर्ट के आर्टो सब्जेक्ट गहरा समंदर के जैसा है, कभी नहीं खत्म होता है। पर चार्ट्स के वजह से वो एक कंप्लीट हो पाता है, कॉन्सेप्ट याद रहता है और इनोवेटिव तरीका है। फिगर से पर्सनली अगर ब्लैंक फॉर्म में लिखा हुआ है तो मुझे उसको ग्रास्प और रिटेन करने में मुश्किल होता है, पर अगर वही सेम चीज इनोवेटिव फॉर्म में और डिजाइन्स में थोड़ा चार्ट्स फॉर्म में रहता है तो मुझे पर्सनली रिटेन करने में हेल्प मिलती है ऑब्वियसली। और क्वेश्चनर को भी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना और उसको अप्लाई करना एक दोनों बहुत अलग चीज है। तो उससे ये आइडिया मिलता है कि अच्छा असली एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, ऐसा अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने का। प्रेजेंटेशन के लिए रिटन 2-3 हर एक चैप्टर में सम को सॉल्व कर लो, उससे क्या है हाथ एग्जाम में जाम नहीं होता कि इसको प्रेजेंट में कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो अप्लाई नहीं करना सीखेंगे तो एग्जाम में 3 घंटे में हमें सब जो भी 3 साल का मेहनत है, 3 महीने जितना भी महीने एग्जाम लीव का मेहनत है, वो सब 3 घंटे में हमें लिख के आना है। तो उसके लिए रिटन प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यही एम मेरा था सर, कि अच्छा, क्वेश्चनर जितना हो सके क्वेश्चंस भी बनाऊं। तो यश अभी एक नया ट्रेंड पिछले 1-1.5 साल से है कि एग्जाम के पहले फैकल्टी जो वीडियोस लेती है 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा राती योगा होता है, तो आपने ऐसा कुछ किया या आपने सिर्फ अपना स्ट्रैटेजी बना के पढ़ा? सर नहीं, सब पर्सनली मेरा एम था कि क्लासेस खत्म करूं, उसके बाद सेल्फ रिवीजन में बैठूं जितना जल्दी हो सके। तो पर्सनली मैंने अवॉइड किया उसको, कि एग्जाम के जस्ट पहले 8-9 आवर्स का क्लास थोड़ा पर्सनली मेरे लिए चैलेंजिंग मुझे लगा था। तो मैं सेल्फ स्टडी, मतलब एग्जाम के जस्ट पहले सेल्फ स्टडी प्रेफर करता था, क्योंकि एक फोकस अलग बना के रखना पड़ता है। क्लासेस का लैपटॉप के सामने पढ़ना और बुक्स के सामने पढ़ना, पर्सनली वो स्विच करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। तो वो वैसा ही था सर अप्रोच। अच्छा, अच्छा। सो यश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ओके, सच में जितनी आपकी तारीफ करूं उतना कम है। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सो मच सर, So थैंक रियली thank you रियली Yash, वेरी thank you so much, नाइस thank टू you यू। so much, थैंक यू thank सर। you.